हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चैप्टर 2 पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? अच्छा है फिर। बच्चों, आज अपना लेक्चर नंबर 7 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस क्या होती है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस के अगर कंसेप्ट हम समझ लें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम जान लें, तो किस तरह के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 7। Audio Jungle. मैं टाइटल डाल देता हूँ बच्चों अपना यहाँ पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस। बच्चों, वैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस किसे बोलते हैं, तो आपको नेम से ही आइडिया आया होगा। यहाँ पे देखो, इक्वी यानी इक्वल, इक्वल यानी कि सेम, सेम, ओके। और पोटेंशियल तो आप जानते ही हो, अपने लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, ओके। और अभी तक के लेक्चर में पोटेंशियल के बारे में ही डिस्कशन करी है, ओके। तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बोलो, या थोड़ा प्रॉपरली अगर हम बोलें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बोलते हैं, तो एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल on it at every point is called equipotential surface। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों कि a surface in which all locus of points having a same potential in entire surface। जितने भी लोकस ऑफ पॉइंट होंगे उनमें पूरी सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम रह रहा है, पोटेंशियल अगर चेंज नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, है ना। तो नाम से ही साफ पता चलता है कि जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल अगर इक्वल रह रहा है, तो उसे हम बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा एक पॉइंट चार्ज लेके, कि पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास हो, तो पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी सरफेस प्रोड्यूस होती है, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो सरफेस प्रोड्यूस हो रही है उन पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी आप समझ लो तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं, है ना बच्चों। तो आइए हम पहली प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या समझते हैं कि इक्वी पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है, और मैं पॉइंट चार्ज लेके आपको बताऊंगा कि इक्वल पोटेंशियल किस तरह से हमारा प्रोड्यूस होता है, ओके। तो पहले हम कर रहे हैं बच्चों पॉइंट चार्ज के लिए, ये डेफिनेशन में मिटा रहा हूं। मैंने आपको बोला कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज द इक्वल पोटेंशियल एट ऑल लोकस ऑफ पॉइंट्स। अब देखो बच्चों, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके। बट ऑब्वियसली एज वी नो कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरह से बाहर निकलेगी, तो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं इस तरह से रेडियली आउटवर्ड बना देता हूं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं दो सरफेस बनाऊंगा। एक हम बना रहे हैं रेड कलर की सरफेस, ये पॉइंट को हम यहाँ से जोड़ देते हैं, सारे पॉइंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लेके, प्लस क्यू को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करूं, ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब चार्ज जो है वो हमारा फिक्स है, चार्ज हमारा फिक्स है, हमने रखा हुआ है Q, वो हमारा चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू फिक्स है। K खुद भी कांस्टेंट है, और बच्चों मैंने Q को सेंटर मान के एक
एक सर्कल बनाया है क्यू को सेंटर मान के, तो ये सारी हमारी रेडियस होगी, ये सारी हमारी रेडियस होगी। ओके, तो जो सारे पॉइंट हैं यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये सारे पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, इक्वल, क्योंकि रेडियस पे है सारे पॉइंट, रेडियस सेम, के तो कांस्टेंट ही है, चार्ज भी हमने एक बार रख दिया, उसकी वैल्यू फिक्स हमने कर दी है। तो अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो वी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। पोटेंशियल की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जितने भी आप पॉइंट लगा दो उन पे सेम रहेगी। और बच्चों हमने सीखा है कि अगर यहाँ पे मैं शेल ले लूँ तो इनसाइड पॉइंट पे भी सब जगह पे पोटेंशियल कैसा आएगा, अपना सेम आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पूरी सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल बना रही है, यानी सारे पॉइंट पे पोटेंशियल अपना इक्वल रह रहा है। ओके, इक्वल आएगा पोटेंशियल। अब एक बात हमें यहाँ पे समझनी है कि पोटेंशियल अगर सेम है, ओके, यानी कि अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये आएगा कि वर्क डन इज 0 टू मूव एनी पॉइंट चार्ज, एनी चार्ज Q from one point to another point in equipotential surface। अगर मैं इसी सरफेस के ऊपर कहीं भी एक क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं तो वर्क डन इज 0, 0 वर्क डन आएगा, नो वर्क डन, नो वर्क डन रिक्वायर्ड, हमें किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, फ्री में चला जाएगा। ओके, क्यों फ्री में चला जाएगा, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बच्चों हमने क्या करा है कि एक मान लो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया और यहां से हम D मूव करें, पॉइंट ए से पॉइंट डी पे हमने मूव किया, तो अपना यहाँ पे वर्क डन आना चाहिए प्लस क्यू, पोटेंशियल एट अ डी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट अ ए पॉइंट, VD माइनस VA। तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल दोनों जगह पे सेम आएगा, क्योंकि जितनी रेडियस यहाँ पे है, जितनी रेडियस यहाँ पे है, दोनों जगह सेम है, चार्ज भी अपना फिक्स एक पोजीशन पे, और के तो कांस्टेंट ही है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो जाएगा, और V माइनस V यहाँ पे 0 आएगा, 0 आ गया, 0 इंटू क्यू अपना 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं और सब पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ये हमने प्रूव करा यहाँ पे, बिना वर्क डन किए हम पहुंच जाएंगे। तो बच्चों अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शन बोलते हैं, लेकिन अगर जब तक वो एक भी पोटेंशियल सरफेसेस हैं तब तक वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की एक दूसरी सरफेस बनाता हूँ, ये बच्चों प्रॉपर्टी का हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, याद रखना कि व्हेनेवर वी ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एनी ऑफ पॉइंट, देन नो वर्क इज रिक्वायर्ड, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने एक दूसरी सरफेस बना ली, ओके, लेकिन यहां पे पहला जो रेडियस था, डिस्टेंस था, उससे ज्यादा डिस्टेंस आ गया। ये पहले मान लो अपना यहाँ पे R1 था, अब ये R2 हो गया, है ना, तो रेडियस हमारी बड़ी है, तो इसके मुकाबले इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा हमारा ये सर्कल है, तो डिस्टेंस बड़ा तो पोटेंशियल कम होगा। मान लो इस पे 50 वोल्ट है और इस पे 40 वोल्ट है, पोटेंशियल हमारा कम हुआ, और अगर मैं एक ड्रॉ कर दूं तो उस पे 30 वोल्ट है, तो ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। 50 वोल्ट वाली पूरी ए बी सी डी ई पॉइंट है, उनकी सरफेस अपनी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, सरफेस 1 S1 बोल देता हूं। ये दूसरी सरफेस S2 है, अगर उसके ऊपर मैं पॉइंट लगा देता हूं A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, बच्चों अगर हम किसी चार्ज को A डैश से C डैश मूव करें तो भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि
क्यू से सी डैश की जितनी रेडियस है उतनी ही क्यू से ए डैश की भी है, तो वहां पे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी एक अलग सरफेस क्रिएट कर रहा है और उसका पोटेंशियल भी सेम है। लेकिन बच्चों अगर मैं ए से ए डैश मूव करूं तो फिर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू क्यू वी ए डैश माइनस वी ए। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना, तो यहाँ पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अगर चार्ज की वैल्यू पता हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो whenever we move from one equipotential surface to another potential surfaces, then work is required. But when we move on a same surface, same equipotential surface, अगर उसी सरफेस पे हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मान लो ये पूरा अपना जो बोर्ड है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो चार्ज को मैं इस कोने से उस कोने पे ले जाऊं या यहाँ से यहाँ लाऊं, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल दो पॉइंट का सेम हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी पॉइंट के ऊपर अभी दो न्यूमेरिकल्स आए हैं। एक हम कर रहे हैं अभी जो नीट 2017 में आया था और एक थोड़े बहुत पहले का क्वेश्चन है 2005 का। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपका टाइम भी नहीं बिगड़े और फटाफट से हमारा हो जाए। तो मैं इसको मिटा के नया क्वेश्चन लिख के फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, देखो मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो नीट 2017 का है, सॉरी। उसमें बोला गया है कि द डायग्राम बिलो शो रीजन टू इक्विपोटेंशियल। ये हमें 4 फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी, चारों फिगर बता रखी है। हमें पूछा है कि पार्टिकल को हर एक फिगर में हमें ए से बी ले जाना है तो किसमें कितना वर्क डन होगा, है ना। तो पहला फिगर देखो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब देखो बच्चों गैप हर एक में 10-10 वोल्ट का है, हर एक में 10-10 वोल्ट का गैप, यानी पूरा पोटेंशियल सेम है हर जगह पे, यानी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई। यहाँ भी देखो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। पहले हमें देख लेने के पोटेंशियल सब में इक्वल है या नहीं, फिर ऑप्शन पे आने का। तो पहला ऑप्शन देखो, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। हर एक में वर्क डन सेम आएगा। क्या पहला ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या हर एक में वर्क डन सेम आएगा? तो यस, सेम आएगा। एक बार दूसरे स्टेटमेंट भी पढ़ लेने के। मिनिमम वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव इन क्यू, मैक्सिमम वर्क डन इन फिगर बी टू मूव क्यू, मैक्सिमम वर्क डन इन मूव इन सी। तो यहाँ पे किसी का मैक्सिमम किसी का कम नहीं आएगा। अगर पोटेंशियल हर एक का अलग अलग होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, फिर हम बता सकते थे कि मैक्सिमम किस में आएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि सबका सेम है, इसीलिए सबका यहाँ पे पोटेंशियल सेम होने की वजह से वर्क डन कैसा आएगा? सबका सेम आएगा। अगर चार्ज पता होता तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते, लेकिन फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि हर एक फिगर में हमारा वर्क डन कैसा रहेगा? सेम। तो ये हमारा आंसर हो गया ए। एकदम पप्पू क्वेश्चन था। ओके, और ये भी देखो, देखने से मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन AIPMT 2005 में आया हुआ है ना। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू को ए से बी पे मूव करें और हमने एक चार्ज रखा है ओरिजिन पे प्लस क्यू रखा है, तो देखो ये यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये यहाँ पे क्रिएट करेगा। इसकी दूरी है के क्यू बाई ए, इतना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। इसकी दूरी भी वही है वाई एक्सिस पे ए, तो ये भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा के क्यू बाई ए। तो आप देखो बच्चों, दोनों पॉइंट पे ए और बी पे, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम बन रहा है ना। यहाँ वहाँ हर जगह पे लाइन होगी, लेकिन अभी तो हमें दो बता रखे हैं पॉइंट। तो माइनस क्यू को मैं यहाँ से ब्रिंग करता हुआ यहाँ लाऊंगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ पे है। तो W इज इक्वल टू क्यू वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, दोनों पे पोटेंशियल सेम, तो दोनों V माइनस वी कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा वर्क डन 0। तो इतने बड़े बड़े ऑप्शन देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर 0 ही आ रहा है, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, ओके, कि उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम सेकंड प्रॉपर्टी हम करेंगे। वापस जो हमने डायग्राम बनाया था इससे पहले पॉइंट चार्ज का,
वो पॉइंट चार्ज का वापस मैं डायग्राम बनाऊंगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी वापस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको कि अगर हमारी सरफेस इक्विपोटेंशियल है और अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे हो तो उसके लिए उसका वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिना वर्क डन किए ही वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है। ये अपनी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसी के बेस पे अभी हमने ये दो क्वेश्चन किए। ओके, दोनों हमारे मेडिकल एंट्रेंस के क्वेश्चन हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बात हमारी खत्म हो गई। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज normal to the equipotential surface at every point। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर होकर निकलेगा। देखो अभी हमने ड्रॉ किया था डायग्राम प्लस क्यू के लिए, वापस मैं वही ड्रॉ करता हूँ क्योंकि आगे के पॉइंट के लिए भी उसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बच्चों मान लो सरफेस हमारा पहला हम छोटा सा रेडियस वाला एक स्फीयर बना लेते हैं, सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरीके से आया। ओके, तो सही नहीं बनाया सर्कल, लेकिन आप मान लेना रेडियस हर जगह पे सेम है। तो यहाँ पे आप देखो कि लाइन जब निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, तो यहाँ पे उसने फॉर्म किया 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे फॉर्म किया 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। हर एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। ओके, अगर मैं कोई दूसरी सरफेस यहाँ बनाऊँ तो भी वही सिचुएशन होगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके ऊपर से नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मैं कोई भी टाइप का सरफेस बनाऊं, अभी हम और तरह तरह के सरफेसेस बनाएंगे। ओके, उसके लिए भी यही सिचुएशन हमारी फुलफिल होगी कि ऑलवेज नॉर्मल होगा। और बच्चों हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो हम एक ये रेड कलर वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, तो हमारा रिलेशन क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, माइनस dV/dl, ये रिलेशन आया था। अब dl या dr लिखो, दोनों एक ही चीज है। ओके, dV/dl लिखो, dV/dr लिखो, dV/dx लिखो, x में हो तो y लिखो, इट डजेंट मैटर। मान लो इसको मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ तो dV इज इक्वल टू, अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मैं साथ में लिख रहा हूँ तो डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी आर कॉस कॉस थीटा हो जाएगा। 90 तो बाद में होगा। अब देखो हमें पता है कि ये पूरा पोटेंशियल रेड कलर का जो है वो सरफेस इक्वल पोटेंशियल कैरी कर रहा है, तो कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस मैं लूंगा तो जीरो ही मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ टू पॉइंट जीरो मिलेगा। तो ई डी आर कॉस थीटा, ये पूरा नीचे जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस थीटा हमारा जीरो कब आता है, जब 90 हो। तो यहां हमने प्रूव करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसीलिए जब भी वो बाहर निकलेगी लाइन तो सरफेस के साथ वो परपेंडिकुलर बनाएगी। ओके, सो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे आइडिया आनी चाहिए बच्चों। इसी के बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 2022 में आ चुका है। तो पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर आप आंसर कर सकते हो उसका। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स and the equipotential surface is A 45 degree, B 90 degree, C 180 degree, D 0 डिग्री। अब बच्चों आपके लिए अगर ये प्रॉपर्टी आपने लर्न करी हो,
अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, ये सारी बातें एनसीईआरटी की है, नई बात कोई नहीं बता रहे हैं हम, ये सारी की सारी जो बातें हैं पूरा लेक्चर है एनसीईआरटी का ही है। ओके, तो उसमें साफ लिखा है कि जो एंगल बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल सरफेस के साथ वो ऑलवेज नॉर्मल होता है। ओके, तो ये लाइन एनसीईआरटी में से उठा के पूछी है, तो अपना आंसर क्या आया, बी 90 डिग्री। ओके, ऑलवेज वो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री ही होगी। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन था नीट 2022 का। तो इस तरह से आपको पहले एनसीईआरटी क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसके बाद आप थोड़े और अपर लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब बच्चों हम उसकी थर्ड प्रॉपर्टी लर्न करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं और हम थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। ये डायग्राम हम यहाँ पे रखते हैं ताकि हमें ज़रूरत जब भी पड़े तब वापस ड्रॉ नहीं करना पड़े। ओके बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही है। यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो पोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बच्चों ये प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एक बाकी है, ये खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट तरीके के शेप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वक्त भी पढ़ा था कि मान लो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, ओके, तो ये मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करी, तो टेंजेंट उसकी डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक टेंजेंट यहां मिलेगा एक यहां मिलेगा, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट नेवर पॉसिबल, याद रखना बच्चों। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी करी थी, लेक्चर नंबर 5 हमारा, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने किया था कि अगर एक नाव पड़ी है, बोट पड़ी है एक, और एक बच्चे ने नाव के ऊपर दोनों पैर रखे हुए हैं, लेकिन अगर दो नाव ले लें, एक नाव इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी, और बच्चे ने दोनों अपने पैर एक एक करके रखे हुए हैं, क्या ये एक साथ दोनों तरफ जा पाएगा? नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना बच्चों। अब हम करते हैं अपना पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पहले हम लिख लेते हैं, मैं यहां लिखता हूं पॉइंट नंबर 4, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong field and farther apart in the region of weak field. बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है, ओके, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेपरेट होती है एक दूसरे से वहां पे वीक होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनके लिए हम ये बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक होगी, और जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा, वहां पे दूर होगी एक दूसरे से। समझ आया? मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, देखो मान लो कि हम दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ पे आके रिपेल करेगा। इस तरह से हमने ये सीखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव की लाइन रिपेल करती है, तो इस तरह से रिपेल करेगा। ये सारी लाइंस हमारी रिपेल करेगी,
यहाँ पे भी बच्चों हमारी लाइन यहाँ पे रिपेल कर रही है। ये हमने लाइक चार्जेस का हम बना रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट रहेगा। तो अब हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी वो आप देखो, लाइन यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, यहाँ पे लाइन ज़्यादा है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। देखो आगे जाके हमारी लाइन थोड़ी सेपरेट होगी और ज़्यादा सेपरेट होगी। इस तरह मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइन नहीं आएगी, हमारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। किसके लिए? ये दोनों लाइक चार्जेस के लिए बनाए, यहाँ पे हम अनलाइक के लिए बनाएंगे। अभी हमने पोटेंशियल सर्फेसेस नहीं बनाई है, ये सिर्फ हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है। तो मैं अगर दोनों आपको साथ में दिखाऊं, अगर लाइक चार्जेस हो और अनलाइक चार्जेस हो तो किस तरह से बनेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, तो इसको मिटा के मैं लाइक चार्जेस का बनाता हूँ, सॉरी लाइक चार्जेस का बना अनलाइक चार्जेस। अगर एक हमारा प्लस हो, एक हमारा माइनस चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आएगी, नेगेटिव में टर्मिनेट करेगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी। ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे हैं लाइक चार्जेस के लिए, ईपीएस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर लाइक चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अनलाइक चार्जेस। मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस के लिए है और ये लाइक चार्जेस के लिए है। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर लाइक चार्जेस। अब देखो बच्चों, लाइक चार्जेस के लिए मैं बनाना है। ओके, अब देखना आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है, देखो 6 ही है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से आएगी, इस तरफ हमारी लाइन ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे रिपेल कर जाएगी ना, तो यहाँ पे कम होगी। तो सेकंड वाली निकलेगी ऐसे, देखो इस तरह से बन रही है, और दोनों को बाउंड करेगा ये रीजन इस तरह से। अब देखो कि यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है। ओके, अगर मैं थर्ड भी बनाऊं तो इस तरह से यहाँ सेपरेट रहेगी। बना नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं है, इसलिए आप समझ सक रहे होंगे। यहाँ पे लाइन हमारी एकदम क्लोज यहाँ से आएगी, यहाँ जगह होती तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता उसको। तो आप समझ पा रहे हो कि जहाँ पे लाइन ज़्यादा रहेगी वहाँ पे पोटेंशियल का डिस्टेंस कम रहेगा। ऐसा क्यों, हम प्रूव भी कर सकते हैं उसको। ये हमारा फॉर्मूला है माइनस dv/dr। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसमें v हमारा कैसा आता है, सेम, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसमें पोटेंशियल हमारा सेम आता है, तो क्या हो गया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। जितना डिस्टेंस दोनों सरफेसेस के बीच में कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। या मैं उल्टा बोलूँ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, लाइन्स एकदम नज़दीक नज़दीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो वहाँ पे देखो दूरी एक दूसरे की कम है। ओके, और यहाँ पे देखो ज़्यादा सेपरेटेड रहेगा। मैं अगर और दूर बनाता तो प्रॉपरली बनता, लेकिन इतने में आप समझ जाना कि यहाँ पे डिस्टेंस कम रहेगा, यहाँ पे ये दूरी जो है वो ज़्यादा रहेगी। दोनों जो अपनी यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनकी जो दूरी है ये यहाँ के मुकाबले ये ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये हमारी सरफेस बनी लाइक चार्जेस के लिए। अब देखो अनलाइक चार्जेस के लिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, इस तरह से ये पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। अब देखो बच्चों कि वो जो हमारा पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो हर जगह पे परपेंडिकुलर है, कहीं पे भी वो लॉ अपना वायोलेट नहीं कर रहा। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पोटेंशियल सरफेस जो हमारी है उसको परपेंडिकुलर बना रही है, हर जगह पे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो वो तो हमारा फुलफिल हो गया है। अब देखो, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा ना वो इस तरफ नज़दीक नज़दीक रहेगा, इस तरह से। अब
देखो इस तरह लाइन टर्मिनेट कर रही होगी यहाँ पे। बच्चों चार्ज का ओरिजिन या टर्मिनेटिंग पॉइंट ये है, तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइन रहेगी। यहाँ पे देखो गैप ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हमारे सरफेसेस इस तरह से रहेंगे। मैं यहाँ पे ब्लू पेन से बनाता हूँ, चलो रेड से बना देता हूँ। इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। बच्चों कोई भी लाइन हमारी, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, लेकिन मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह से होगी, यहाँ पे गैप थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ एकदम नज़दीक होगी, यहाँ पे थोड़ा गैप बढ़ेगा। इसको भी मिटा देते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे गैप एकदम कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। मैं यहाँ बनाता हूँ, अब देखो दूसरी बना रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग वहाँ पे गैप कम, डिस्टेंस कम। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थी अनलाइक चार्जेस के लिए, और ये थी लाइक चार्जेस के लिए। ओके, और अब हम बात करते हैं कि कैसा पॉइंट चार्ज हो तो कैसा होता है पोटेंशियल सरफेसेस, अगर फाइनाइट सोर्स हो तो कैसा होता है, अगर प्लेन सोर्स हो तो कैसा होता है। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। फोर्थ प्रॉपर्टी यही है बच्चों कि जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, गैप कम होगी, वहाँ पे लाइंस ज़्यादा होगी। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नज़दीक नज़दीक होगी। ये देखो एकदम नज़दीक नज़दीक है, यहाँ पे थोड़ी दूर दूर है, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक है, यहाँ पे दूर दूर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिस्टेंस ज़्यादा, देखो डिस्टेंस ज़्यादा। ओके, तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। बच्चों इसको मैं मिटा देता हूँ, और इसको मिटा के हम यहाँ पे अब ड्रॉ करने वाले हैं सिलिंड्रिकल सर्फेसेस कब मिलती है और प्लेन सर्फेसेस कब मिलती है। और मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा लेता हूँ, और फिर हमारा ये लेक्चर अपना ख़त्म करेंगे हम। बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, 4 पॉइंट ही है। ओके, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड में भी ये पॉइंट आ सकता है। एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बोर्ड में भी अपना ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करके, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। बच्चों यहाँ जब पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, तो आपको ये याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के लिए अपनी सरफेसेस कैसे बनेगी, स्फेरिकल। स्फेरिकल सरफेसेस होंगी, स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। ओके, ये हमने 2-3 बार बना चुके हैं आज ही। इस तरह से अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस बाहर निकल रही है, तो इस तरह से बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे हमारे, और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। यह हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, अगर लीनियर सोर्स है, अगर लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज मान लो इस तरह से है, इतना सम लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से भी होगी, इस तरह से भी होगी, इधर भी होगी, अंदर भी होगी, इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, हर तरफ होगी। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं बच्चों, तो हम उसको कन्फाइन कर देंगे, वो इस तरह से कन्फाइन हो जाएगी इतने रीजन में। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहां अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इस तरह से, इस तरह से। अब आपको थोड़ा 3D में आइडिया आया होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी हैं। ओके, थोड़े आगे जाते हुए और अगर ये एक्सपांड करेगा, दूसरा सरफेस बनेंगे इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। अभी इस तरफ, इस तरफ, इस दूरी के लिए इस तरह से होंगे अपना। ओके, इस तरह से अगर और दूर हम लेंगे तो इस तरह से और एक स्फीयर सिलेंडर बनेगा अपना, सॉरी, इस तरह से। तो बच्चों लीनियर चार्ज के लिए अपना जो सोर्स अगर लीनियर चार्ज हो तो हमारी सरफेस कैसी रहती है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सरफेस रहेगी। ओके, तो ये आपको आइडिया आ गया है। अब बच्चों अगर हमारा प्लेन सोर्स हो या इनफाइनाइटली लाइन सोर्स हो, तो अपनी जो सरफेसेस बनेंगे वो भी प्लेन बनेंगे सारे। मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और बीच में भी सारे पॉइंट्स हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ हमारी इस तरह से बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ हमारी इस तरह से बनेगी।
बच्चों ये ऐसा नहीं है, मैं ये अगर यहाँ पे पॉइंट बना लूँ ABC, तो आप मुझे बताओ कि A से अगर C मूव करना हो तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिस्टेंस A का कम है C का ज़्यादा है। एक्चुअली ये डिस्टेंस कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डिस्टेंस है कुछ इस तरह से है, ऐसे। ये अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसा समझो। ये तो 2D में दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसा दिखाना पड़ता है। एक्चुअल में ये ऐसे है, ये अपना सोर्स है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके ऊपर पूरे के वो पोटेंशियल सेम रहेगा। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट रहेंगे पूरे के वो पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे हमारी दूरी बढ़ेगी वैसे पोटेंशियल कम होगा। इसके मुकाबले इसमें पोटेंशियल कम है, इसके मुकाबले इसमें कम होगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप A से C मूव करो, A से B मूव करो, तो वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि वो एक ही प्लेन के ऊपर सारे पॉइंट्स हैं। तो बट ऑब्वियसली वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया। तो आपको ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल, लिनियर सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल, और प्लेन सोर्स हो या इनफाइनाइटली लिनियर सोर्स हो तो अपना इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं 2 क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, 2 न्यूमेरिकल्स, उसके बाद अपना लेक्चर खत्म करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, ओके, ताकि आपका समय ना थोड़ा वेस्ट हो और आप अच्छे से इसको कर पाओ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, वापस हम आ गए हैं 2 क्वेश्चन के साथ। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन SC वर्मा बुक का है, उसमें मैंने एक फर्स्ट पार्ट लिया है, ओके, ए डायग्राम। तो उसमें क्या है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल सर्फेसेस बता रखे हैं। ये पूरा सर्फेस पे 10 वोल्ट है, इस पे 20 वोल्ट, इस पे 30 और इस पे 40, इस तरह से है। उन्होंने 30 डिग्री एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, ओके, और ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का गैप भी है। बच्चों हमें यहाँ पे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है ना। तो हम पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए। कौन सी याद रखनी, मतलब याद तो सब रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सी यूज होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसिस। तो यहाँ से हमारी सरफेस इस तरह से बनेगी, इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन का आपको पता चली गई, कितनी आई, एक्स एक्सिस से टोटल 120। तो डायरेक्शन क्या आएगी, इन एट 120 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल पे आएगी। ओके, हमारा फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स। यहाँ पे x है तो हम x ले लेते हैं। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ओके, तो मैग्नीट्यूड हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपना 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। ओके, और dx को मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे इस E के साथ, तो E डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10। अब ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, डॉट निकाल देंगे तो कॉस, एक्चुअली हमें यहाँ पे एंगल लेना है x और E के बीच का। ये एंगल मत ले लेना या फिर ये मत ले लेना, टोटल एंगल लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो एंगल अपना बनेगा 120 इज इक्वल टू माइनस 10। इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है E, ओके, dx अपना कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे, 10⁻², 1 - 2 - 1, ओके, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। cos 120 कितना आएगा बच्चों, मैं यहाँ दिखाता हूँ, cos 90 + 30। अगर आप ऑल STC लगाओ, ओके, तो क्या आएगा, ऑल यहाँ पे आ जाएगा, cos 120 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे तो cos के साथ है नेगेटिव आता है, तो माइनस, और ये टर्न हो जाएगा साइन में। साइन 30 कितना आता है, 1/2 और -1/2, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली -1/2, यहाँ पे है -10। तो बच्चों ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 10 20, 10⁻⁻1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसको ऊपर लेंगे तो 2 × 10⁻+1 यानी 200 वोल्ट पर मीटर। ये अपना आंसर आ गया, 200 वोल्ट पर मीटर, है ना।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा 200 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी 120 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पोटेंशियल अलग अलग है 50, 40, 30, 20, और इलेक्ट्रॉन को हम मोशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो तीनों का वक्र निकालना है। ऑप्शन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। पहला वक्र हमारा क्या आएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ तक, तो W1 इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, W हमारा डेल्टा वी क्या आएगा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ मूव करे ना हमने, यहाँ से यहाँ मूव करा तो 30 माइनस 50, तो माइनस ई माइनस 20 माइनस माइनस प्लस प्लस 20, इसका वक्र आया प्लस 20। W2 हम करेंगे क्यू डेल्टा वी माइनस ई, यहाँ से यहाँ तो फाइनल हमारा 20 माइनस इनिशियल 50, तो माइनस ई माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 30। थर्ड का वक्र करेंगे तो थर्ड में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ होके यहाँ जा रहा है, तो हमें तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट से कंसर्न रहता है ना, तो क्या आएगा क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन माइनस ई, फाइनल पॉइंट 20 माइनस इनिशियल पॉइंट 40। ओके, तो माइनस ई माइनस 20 प्लस 20। अब अलग अलग ऑप्शन बता सकते हैं यहाँ पे कि W1 इज इक्वल टू W2 नॉट W3, तो ये आंसर आएगा W1, और अलग अलग ऑप्शन आपको बोल सकते हैं या अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिक हमने क्या करा, यहाँ पे वक्र निकाला है सबका। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों आपको ये सब लिखने की मेहनत नहीं करनी है, प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा जो लेक्चर है उनका नोट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। बाय एवरीवन।